नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में 5वां अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 भाग 7 को। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रमुख रूप से गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में, वैकल्पिक स्रोत के बारे में। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्रमुख हैं, जिसका निर्माण देखें एक लंबे भूगर्भिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके बनने में लाखों वर्ष का समय लगा है। दूसरा, यह एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। यदि एक बार समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और इसका प्रयोग कर हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसके जलने से पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है, यानी पॉल्यूशन ज्यादा होता है, जिससे हमारा पर्यावरण अशुद्ध होता है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक स्रोत ढूंढे जाएं, यानी विकल्प के रूप में ऊर्जा हम अन्य स्रोतों से प्राप्त करें और परंपरागत स्रोतों पर हम निर्भरता को कम करें। तो वही स्रोत जो विकल्प के रूप में ढूंढे गए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसी को कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इसमें प्रमुख रूप से देखें कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस आदि है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यह एक ऊर्जा का देखें कि एक अनवीकरणीय संसाधन न होते हुए नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन जिसकी पुनः प्राप्ति हो सके, जिसके भंडार पे कोई प्रभाव न पड़े। जैसे सूर्य से यदि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके भंडार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार बहते पवन से ऊर्जा प्राप्त की जाए, कोई भंडार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो यह है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में अंतर और इसको अपनाने का कारण। चलिए देखें, इसमें शुरू करते हैं। और दूसरी चीज, यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो यदि आप सभी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, हमारे पीछे के वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को जैसे ही अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो आप हमारे सारे वीडियोस देख पाएंगे। दूसरा, जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, उसे लिंक के माध्यम से शेयर करके भी अपने सहपाठियों तक वीडियोस पहुंचा सकते हैं, ताकि वह भी अपनी तैयारी को जारी रख सकें, आगे पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना देरी के। हाँ, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन देखिए। इसमें सबसे पहले परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा में देखेंगे यूरेनियम एवं थोरियम का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यानी यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है,
उसे ही परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। और इसमें जो यूरेनियम है, यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड का सिंहभूम जिला, झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की खान है, जहां से कुल यूरेनियम उत्पादन का लगभग 70% यूरेनियम निकाला जाता है। और शेष देखें कि राजस्थान का अरावली क्षेत्र है, जहां से यूरेनियम निकाला जाता है या यूरेनियम का उत्पादन होता है। और इधर भी देख सकते हैं, सब नोट है। फिर देखें कि थोरियम, थोरियम जो है इसका उत्पादन केरल तट पर मोनाजाइट रेत, मोनाजाइट एक रेत है जिसमें थोरियम पाया जाता है केरल तट पर। ठीक है, तो ये था परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के बारे में, जिसमें प्रमुख परमाणु ऊर्जा के केंद्र जैसे उत्तर प्रदेश में नरौरा, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, ये सब परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। आइए आगे देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में देखें कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत की जो स्थिति है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्षेत्र क्या होता है? जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और भारत की स्थिति जलवायु के स्तर पर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय है, यानी इस क्षेत्र में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, जिसके कारण अनुकूल दशाएं हैं। इस कारण सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। देखें, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी, यह एक तकनीकी है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा सूर्य प्रकाश से विद्युत उत्पन्न की जाती है। फोटोवोल्टाइक तकनीकी क्या है? ठीक है, आमतौर पर इसमें कई सौर पैनल की एक श्रृंखला होती है, एक चैन होती है। कई सौर पैनल की एक श्रृंखला इन्वर्टर, बैटरियों और अंतर संबंध वायरिंग से जुड़े होते हैं। जब इसमें जो सौर पैनल है उसकी सतह पर जो सौर पैनल आपने देखा होगा इस तरह से, चलेगा ये, हाँ, इस तरह से सौर पैनल आपने देखे होंगे बने हुए छत पर, है ना। आपके आसपास कहीं भी आप देखे होंगे इसको, छत पे जो शीट सी लगी होती है उसको सौर पैनल कहते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वायरिंग तार के द्वारा ये जुड़े होते हैं। इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है। जब इसकी बाह्य सतह पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रकार सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट देखें तो भुज, राजस्थान के भुज में है, माधोपुर के पास। ठीक है, तो एक सेकेंड देख लें। हाँ, राजस्थान में माधोपुर में स्थित भुज जो है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है, सौर पावर प्लांट है। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, यानी बहते पवन से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कैसे? सबसे पहले जानिए कि जो तटवर्ती क्षेत्र हैं विश्व के या भारत का उदाहरण लीजिए। भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है, इस तटवर्ती क्षेत्र में देखेंगे कि एक सेकेंड, तटवर्ती क्षेत्रों में पवनें बिना अवरोध के बहुत तीव्र गति से चलती हैं। बिना अवरोध के पवनें बहुत तीव्र गति से चलती हैं, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। ठीक है, पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं। इसके लिए
पवन चक्कियां, पवन फार्म स्थापित किए जाते हैं जिसमें पंखी लगी होती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो पंखी घूमती है और वो एक जनरेटर से जुड़े होते हैं और विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार की पंखी लगी होती है इसमें, जैसे यहाँ पे ऐसे पंखी लगी होती है। जैसे ही पवन तीव्र गति से चलती है, ये घूमती है और फिर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसमें देखें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमने नोट कर रखे हैं। इसमें भारत में पवन ऊर्जा का फार्म की विशालतम पेटी, पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालतम पेटी है, तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। ये विशालतम पेटी तमिलनाडु में, कहने का मतलब सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और इसके साथ साथ देखें, जो गुजरात का तट है, कर्नाटक तट है, केरल का तट है, आंध्र का तट है, यहाँ पर भी सौर ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर भी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। नेक्स्ट, बायोगैस। बायोगैस क्या है? बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है, कैसे प्राप्त की जाती है? देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक अपशिष्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जैविक अपशिष्ट हैं, जिसमें झाड़ियां, खरपतवार, पशुओं का गोबर या घरेलू कचरा है, के अपघटन से बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जो भी घरेलू कचरा अपशिष्ट होता है उसको एक जगह कहीं एकत्रित किया जाता है और फिर उसी के विघटन से जो गैस निकलती है उसी को हम बायोगैस कहते हैं, जिसका हम प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। आगे देखें, ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा, ठीक है, ज्वारी ऊर्जा के केंद्र को अगर देखें तो ज्वारी ऊर्जा के जो प्रमुख केंद्र हैं वो खाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं। खाड़ी वाले क्षेत्र क्या होते हैं? खाड़ी किसको कहते हैं? ऐसी स्थलाकृति जिसमें तीन ओर से समुद्र का जल घिरा हो। जब तीन ओर से समुद्र का जल घिरा होता है तो उसी को खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी वाले क्षेत्रों में ऊंचे ज्वार आते हैं। ऊंचे ज्वार, तरंगे बहुत ऊंची उठती हैं, ऊंचे ज्वार आते हैं, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें देखें कि जो तट से लगा छिछला समुद्र होता है, उस छिछले समुद्र में थोड़ा किनारे ही टरबाइन फिट होते हैं। टरबाइन फिट कर दिया जाता है जल के अंदर, और जैसे ज्वार आता है ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मोटर टरबाइन लगे होते हैं जो जनरेटर से जुड़े होते हैं। देखें कि भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में तथा पश्चिम बंगाल में डेल्टाई प्रदेश में अवस्थित हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऊंचे ज्वार आते हैं और ये खाड़ी वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा यानी भूमि के अंदर के तापमान का प्रयोग कर जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसी को हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखें कि जो भूमि के अंदर जाने पे ताप बढ़ता है तो उस ताप का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसको भूतापी ऊर्जा किया जाता है। ये बहुत सीमित पैमाने पर इसका प्रयोग हुआ है, अब या इसको अभी विकसित किया जा रहा है। वैकल्पिक स्रोत के रूप में देखेंगे कि भारत में
प्रायोगिक रूप से 2 स्थानों पर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। केवल 2 स्थानों पर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, वो भी प्रायोगिक रूप में। जैसे लद्दाख में पूंगा घाटी है, लद्दाख में पूंगा घाटी, और हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी। ये 2 क्षेत्र हैं जहां इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें प्रमुख रूप से परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। इसके बारे में बेसिकली हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में ऊर्जा का कितना महत्व है। बिना ऊर्जा के या विद्युत के हमारी दैनिक गतिविधि रुक जाएगी। जितने भी उद्योग हैं, जो हमारे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। जो वाहन हैं, वाहन जो चलते हैं, संचालित होते हैं, इन सब का स्रोत ऊर्जा ही है। ऐसे में ऊर्जा की बचत करना, संरक्षण करना अति आवश्यक है। और इसके लिए देखें कि जो हम वाहन हैं, निजी वाहनों का कम प्रयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जिससे कि पेट्रोलियम की बचत होगी। दूसरा, जब उपयोग में न लाए विद्युत को तो उसको बंद कर दें, जब उपयोग में लाए तभी विद्युत को हम जलाएं, जब उसका प्रयोग समाप्त हो जाए तो उसको हम बंद कर दें। इस कहने का मतलब सतर्कता, सावधानी, उसकी बचत करें, ऊर्जा की बचत करें, इसके महत्व को समझें। और साथ ही साथ ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का प्रयोग कम कर वैकल्पिक स्रोतों का हम प्रयोग करें, जिससे कि एक तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, और दूसरा हम ऊर्जा की संकट की स्थिति में नहीं आएंगे। हमारे सामने जब विकल्प के रूप में एक स्रोत है तो ठीक है, ये नहीं रहेगा कि हाँ परंपरागत स्रोत अब है नहीं, उस पर एकदम निर्भर हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर तो विकल्प नहीं बचेगा हमारे पास। तो बिल्कुल परंपरागत स्रोतों पर ही निर्भर न रहें, गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाए और उसमें भी ऊर्जा की ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए, संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट और आपके बीच में इस अध्याय का आएगा जो मानचित्र से संबंधित होगा, जो कि इस अध्याय से जो भी मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न छूट न जाए, इसके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।